Hello friends, today we are going to start new chapter that is KTG and thermodynamics. JEE मेंस नीट या किसी और एग्जाम में बात की जाए तो ये डू एंड डाई सेक्शन माना जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर दूसरे फिजिक्स के दूसरे चैप्टर्स की बात की जाए तो इस सेक्शन से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं दूसरे सेक्शन के कंपैरिजन में थोड़े इजी भी होते हैं, यानी वो इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट भी हो जाता है। और थ्योरी और प्रैक्टिस में भी बात की जाए तो ये चैप्टर जो है वो अदर सेक्शन, जैसे अगर हम कंपेयर करें रोटेशन मोशन के लिए या फिर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ऑप्टिक्स से बात करें तो उनके कंपेयर में ये सेक्शन छोटा भी है, तो इजी मार्किंग भी होती है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि जो पास्ट ईयर जो है मेंस में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं सेक्शन से। तो जेडब्ल्यू मेंस में बात की जाए तो जेडब्ल्यू मेंस में भी अगर 2020 अटेम्प्ट की बात की जाए तो 2020 के अंदर टोटल 6 शिफ्ट्स के अंदर एग्ज़ाम हुए थे और उसमें से 13 टाइम जो है वो ये सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में टोटल 16 शिफ्ट्स के अंदर एग्ज़ाम हुए थे और उन 16 शिफ्ट्स में से 30 टाइम जो है वो इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। यानी ऑन एन एवरेज बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। यानी ये टोटल फिजिक्स सेक्शन का 8% जो है कंटेन करता है। यानी 8% मार्क्स जो है वो अप्रोक्सीमेट इस सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर नीट में भी बात की जाए तो नीट में भी 2019 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। यानी अप्रोक्सीमेट 6 to 7% जो मार्क्स है वो इस सेक्शन से आते हैं। तो ये रीज़न है कि हम इस सेक्शन को जो है वो डू एंड डाई कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में है क्या। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो फिजिक्स का वो सेक्शन है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। देखिए, जब हम गैस की स्टडी करते हैं तो हम उसे दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक, उसे माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी किया जाए। दूसरा होता है कि अगर हम उस गैस को एक फ्लूइड की फॉर्म में स्टडी करें तो जब हम गैस को मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक कंसेप्ट। और जब हम उस कंप्लीट गैस को एज अ फ्लूइड कंसिडर करके स्टडी करते हैं वो होता है मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो उसमें आती है वो आती है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आती है वो होती है स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे हैं ये इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उन्हें कनेक्ट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, तो ये आती कैसे है, यानी प्रेशर जो है वो आता कैसे है। जैसे हमने अज्यूम किया एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक गैस जो है वो फिल की हुई है, तो उसका प्रेशर जो है वो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। पर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो होता क्या है, जो एक मॉलिक्यूल होता है वो एक स्पीड से जाता है, किसी वॉल से टकराता है, टकराने के बाद जब वापस जाता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वॉल पे। मोमेंटम अपॉन जो कोलिजन में टाइम लगा उसका जो रेशियो होता है दैट गिव्स अस फोर्स। और फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हमें प्रेशर देता है। यही हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जैसे टेम्परेचर की बात की जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो इन दोनों कंसेप्ट को कनेक्ट करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। तो जो केटीजी है, केटीजी बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक स्टडी एंड थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक स्टडी। देखिए, एक्चुअल में जब थर्मोडायनेमिक्स आया था तो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल का आइडिया था ही नहीं, पर जब हमें इन चीज़ों का आइडिया हुआ तो केटीजी सेक्शन में आया। तो केटीजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी पे बेस्ड है और जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी पे बेस्ड है। दूसरा, अगर बात करें मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर,
कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इजिकल टू एनआरटी। वहाँ से हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी कर सकते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ओनली कैन बी डिस्क्राइब बाय केटीजी। ओके, जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है दैट इज ओनली डिस्क्राइब बाय केटीजी। ओके, और बात करते हैं रियल गैस के लिए भी, तो एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। देखिए कई बार क्वेश्चन भी नीट में पूछे जाते हैं कि इन विच कंडीशन अ रियल गैस कैन बी कंसिडर एज अ आइडियल गैस। तो एट लो pressure and low density and high temperature, a real gas also can be considered as a ideal gas. Okay, तो थर्ड पॉइंट जो है वो यही है, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। ओके, तो केटीजी में हम कुछ अजम्पशन जो है वो अज्यूम करके चलते हैं, तो आगे हम उन अजम्पशन पे डिस्कस करते हैं। तो अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हमने यहाँ पे कुछ अजम्पशंस माने हुए हैं थ्योरी को अप्लाई करने के लिए। उसमें सबसे पहला देखते हैं, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब आपके पास जो गैस है वो गैस जो है वो छोटे पार्टिकल, टीनी पार्टिकल जो है वो एटम या मॉलिक्यूल के बने होते हैं, वो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, ऑल एटम और मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड हैपेजेटली। देखिए रैंडमली जो आपके पास गैस पार्टिकल जो है वो रैंडम मूव करते हैं, यानी वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनकी स्पीड जो होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे वो कोई भी प्री प्लान नहीं होता है ना, तो वो आपके पास जो होगा वो रैंडम मोशन होगा। थर्ड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल when compared with the volume occupied gas। देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस मीन्स आपके पास वो कंटेनर का वॉल्यूम है जो जिसके अंदर हमने गैस को रखा हुआ है, तो आपके पास जो गैस होगी उसका कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपेयर में मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। देखिए अगर हम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कंसिडर करेंगे तो जो आपके पास इफेक्टिव वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम में से उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस करके आएगा। पर अगर हम यहाँ पे देखें कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, तो ये अजम्पशन हमने यहाँ पे माना। अच्छा, फोर्थ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नेग्लिजिबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन, यानी कॉलिजन के अलावा यहाँ पे उन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं होता। इसका भी रीज़न है, देखिए जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जैसे कि हमने कहा फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इम्प्लाइज टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक आइडियल गैस के लिए जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कोलिजन आर इलास्टिक। देखिए इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन हमें पता है, इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और इन इलास्टिक वो होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे कोलिजन जो है वो इलास्टिक मान रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर विद टाइम स्पेंड ट्रेवलिंग बिटवीन कोलिजन। यानी कि जो कोलिजन के अंदर जो टाइम लग रहा है और जो ट्रेवल टाइम है कोलिजन्स के बीच में, उसमें जो कोलिजन टाइम है वो नेग्लिजिबल है। देखिए इसका भी एक रीज़न है, जो कोलिजन के बीच में जो ट्रेवल टाइम होता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन इज डिफाइन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो अज्यूम कीजिए कि एक पार्टिकल जो है वो टी टाइम के अंदर कोई 10 कोलिजन करता है, तो अगर अगर हमें फाइंड करना है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, तो ये चीज़ समझना होगा कि जो यहाँ पे टी टाइम है वो टोटल टाइम है
ट्रेवलिंग टाइम प्लस कोलिजन टाइम। तो अगर यहाँ पे हमें जब रिलैक्सेशन टाइम निकालना है तो हम डायरेक्ट टी 10 डिवाइड नहीं कर सकते, बट अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि जो कोलिजन टाइम है वो नेग्लिजिबल है, तो जो टोटल टी होगा वो ट्रेवलिंग टाइम हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट 10 डिवाइड करके रिलैक्सेशन टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कोलिजन हमने हमने माना कि ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन जो है वो नेग्लिजिबल है। ओके, अच्छा लास्ट इसमें देखेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड बिटवीन कोलिजन, ग्रेविटी हैज़ नो इफेक्ट। तो यहाँ पे हम न्यूटन की जो इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सलेशन जीरो होगा, यानी स्पीड यानी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे कोलिजन के अलावा यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो हम ग्रेविटी का इफेक्ट भी नहीं लेते, यानी ग्रेविटी कोई एक्सलेशन क्रिएट नहीं करती। ओके, ये कुछ अजम्पशन है जो हम यहाँ पे थ्योरी के अंदर अज्यूम करते हैं। तो अब आगे हम काइनेटिक थ्योरी यूज करके प्रेशर और वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हमने अज्यूम किया है क्यूबिकल बॉक्स जिसकी साइड जो है वो डी है। तो कंसिडर आइडियल गैस ऑफ एन मॉलिक्यूल आर कंटेन इन अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड डी। ओके, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये देखा, एक कंटेनर दिया हुआ है। इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मास हमने अज्यूम किया, वो मास जो है वो m है। तो ईच पार्टिकल हैव मास m एंड वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी v जो है उसको अगर हम एक्स वाई जेड में रिजोल्व करें तो देखिए, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो x में vx, y में vy और यहाँ पे vz। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो हम लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx, ओके, आई के प्लस vy जे के प्लस vz के। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, तो हमने यहाँ पे इसके रिजोल्व किए तो इसके जो एक्स वाई जेड में डायरेक्शन के कंपोनेंट भी देखे। तो कंसिडर इनर्शियली अ सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी वी एक्स टूवर्ड्स वॉल ए आफ्टर कोलिजन। और जो कोलिजन होगा वो कौन सा होगा, इलास्टिक। इट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी माइनस वी एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है वो बॉल की तरह जो है वो वी एक्स से मूव कर रहा है, और कोलिजन के बाद जब वापस जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स। ओके, तो यहाँ पे उसका जो पहले मोमेंटम है वो है एम वी एक्स, जो उसका इनिशियल मोमेंटम है वो है एम वी एक्स, और जो कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम होगा वो हो जाएगा माइनस एम वी एक्स। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम में चेंज होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनर्शियल मोमेंटम। जो टोटल मोमेंटम में चेंज आएगा वो होगा टू एम वी एक्स। देखिए, ये माइनस टू एम वी एक्स जो है वो है मोमेंटम चेंज ऑफ मॉलिक्यूल, और जो वॉल का मोमेंटम चेंज होगा वो होगा टू एम वी एक्स, है ना। अच्छा, अगर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर पार्टिकल ए वॉल से टकराने के बाद वापस बी पे जाता है और अगेन ए पर आता है, तो वे ए वॉल पे सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए चीज़ देखिए कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो वो जब वो ए से बी जाएगा और बी से वापस ए आएगा तो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी 2d, और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। हमने माना कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो उस कंडीशन पे द मॉलिक्यूलर हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 2d from A to B and B to A before it next collision with wall A. The time taken for this movement is delta t is equal to 2d upon vx। ओके, तो ये यहाँ पे आपके पास जो टाइम टेकन है वो आ जाएगा। तो देखिए, हमें पता है कि जो फोर्स होगा वो होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन।
तो देखिए कि अगर एक पार्टिकल की वजह से इस वॉल पे फोर्स निकाला जाए तो वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से फोर्स जो होगा जो इस वॉल पे लगेगा वो होगा मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। और मोमेंटम चेंज हमने देखा वो था 2 v x, और जो टाइम लगा वो 2 d v x। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है वो आएगा आपके पास m/d × v x²। देखिए बट ये जो फोर्स है वो एक सिंगल पार्टिकल की वजह से जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट एक्स डायरेक्शन में तो है जो एन पार्टिकल होंगे जो मूव कर रहे हैं, तो जो एन पार्टिकल की वजह से जो फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से जो फोर्स होगा वो उनका सम कर देते हैं। तो टोटल फोर्स जो उस वॉल पे लगेगा, मतलब ए वॉल पे लगेगा, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। वो लगेगा यहाँ पे इन सभी का सम। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा md, ओके, इंटू v x1² प्लस v x2² प्लस अप टू v xn²। तो ये टोटल फोर्स जो होगा वो जो ए वॉल है उस पे लगेगा वो वैल्यू है। ओके, तो अब एक चीज़ जो यहाँ पे देखते हैं कि हमने कहा कि जो जो मोशन है, पार्टिकल का जो मोशन है, जो हमने अजम्पशन माना था वो रैंडम माना था। यानी आपके पास एक्स में, वाई में और जेड में बात की जाए तो मोशन जो होता है वो रैंडम होता है। तो जो उनकी एवरेज स्पीड के लिए बात करें, मतलब उनकी स्पीड हमने कैसे निकाला, स्क्वायर करके। तो उनके स्क्वायर का अगर एवरेज हमने निकाला तो वो जो है वो बराबर माना। तो अगर ये बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जो वी स्क्वायर होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो 3 टाइम ऑफ वी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। यानी v x² इज इक्वल टू हमें यहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा v² अपॉन 3। इसको हम वो फॉर्मूले वाले और फोर्स के फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स का जो नया रिलेशन मिल जाएगा वो कुछ ऐसा होगा कि हमने वहाँ देखा, तो आगे बाद फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से ला के रखते हैं तो हमें नया फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो फोर्स का एक फॉर्मूला जो है वो ये भी बनेगा, जहाँ पे एन हमने बस जस्ट बाहर निकाला, तो एफ इज इक्वल टू n/3 इंटू mv² अपॉन d। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे वी स्क्वायर जो है वो मीन स्क्वायर वैल्यू जो है मॉलिक्यूल की, है ना। मीन स्क्वायर वैल्यू जो है मतलब सभी पार्टिकल की स्पीड के स्क्वायर का जो एवरेज निकाला है वो है यहाँ पे। ओके, तो जो हमने अभी रिलेशन निकाला उसके आगे अगर देखें तो जो प्रेशर होता है, तो हमें पता है प्रेशर जो होता है वो डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम वहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया करते हैं, जहाँ पे एरिया जो होगा वो d² होगा, फोर्स जो है वो हमने लास्ट रिलेशन में निकाला था। तो इस हिसाब से जो प्रेशर होगा फोर्स और एरिया की वैल्यू रख के वो हमें यहाँ से मिल जाएगा ये। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ पे d³ जो है वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 1/3 nmv² अपॉन डी, ये हमें पास प्रेशर का रिलेशन मिल जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है उसके अदर फॉर्म भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा कि d³ जो है वो वॉल्यूम के बराबर है। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन के अंदर d³ की जगह v रखते हैं तो हमारे पास पहली इक्वेशन मिलती है प्रेशर के लिए 1/3 nm/v। यहाँ पे कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम है और ये v² जो है वो मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो एक और यहाँ पे इक्वेशन मिलती है pv। तो ये हमें एक और सेकेंड इक्वेशन मिली, pv इज इक्वल टू 1/3 nm/v²। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर और जो स्पीड है उसमें एक रिलेशन आ गया। तो अभी हमने प्रेशर, वॉल्यूम और जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उनमें रिलेशन देखा। इसको अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एन इंटू एम जो है वो टोटल मास है उसका। देखिए स्मॉल एम जो है वो सिंगल पार्टिकल का मास है, और जो यहाँ पर एन है, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और वी जो है वो वॉल्यूम है। डेंसिटी होगा टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो है वो डेंसिटी का मिलता है। तो यहाँ से हमें प्रेशर का क्या रिलेशन मिल जाएगा, देखिए। तो आपके पास यहाँ से जो प्रेशर होगा वो आपके पास आ जाएगा 1/3 ρv²। यहाँ पे रो जो है उसकी डेंसिटी है, पी प्रेशर है, और जो v² है दैट इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ से अब आगे हम जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बात है वो भी कर सकते हैं। देखिए, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है
वो डिफाइन होती है जो आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसका रूट, यानी स्पीड के स्क्वायर के मीन का रूट, दैट इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम एवरेज स्पीड की जगह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों निकालते हैं। तो देखिए आपके पास अगर बात की जाए वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने कहा कि जो मोशन है वो रैंडम है, यानी आपके पास जो एक्स वाई और जेड में बात करें तो मोशन जो रैंडम होगा, तो उसके लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक्स वाई जेड के अंदर वो जीरो आएगी। यानी यहाँ पर डायरेक्शन के इफेक्ट की वजह से जो एवरेज आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो अगर हमें डायरेक्शन के इफेक्ट को यहाँ पे नेगलेक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर का एवरेज रूट करने से होगा क्या कि हम जो डायरेक्शन का इफेक्ट है उसे हटाकर एवरेज स्पीड निकाल पाते हैं। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज डिफाइन एज स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी होता है, ये फॉर्मूला है ना। एक होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में देखा जाएगा तो होगा पी वी इज इक्वल टू एन के टी। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन देखी थी टू पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो हमारे पास ये रिलेशन मिलता है जहाँ से एन हटने के बाद जो वी स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 kT/m, यानी एक फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया। देखिए ये, तो एक हमें वी आर एम इसका फॉर्मूला मिला, दैट इज √3 kT/m। ओके, ये वाली वेलोसिटी जो है ये है सिंगल पार्टिकल के लिए। एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास m है और टेम्परेचर अगर T है, तो उस कंडीशन में उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा √3 kT/m। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हम बात करें ये 1 मोल के लिए बात करें तब देखिए यहाँ पे के को हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। के होता है R/NA, है ना, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की अगर बात की जाए तो ये होते हैं 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आपके पास Na इंटू एम, वो उसका मोलर मास हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन ये भी आ जाता है, दैट इज वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT/m। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले मिल गए। देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के ये दो फॉर्मूले के अलावा एक प्रेशर के फॉर्म में भी हम फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमने पढ़ा था प्रेशर जो होता है वो होता है हाफ 3 ρV²। यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है गैस की। तो ये अगर यहाँ पे ये रिलेशन रख दे तो हम यहाँ हमारे पास रिलेशन मिलेगा V² इज इक्वल टू 3P/ρ। तो यहाँ पे हमारे पास नया फॉर्मूला मिल गया VRMS का, दैट इज √3P/ρ। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अगर आपके पास सिंगल पार्टिकल के लिए बोला हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला काम आ सकता है। अगर बात की जाए एक मोल के लिए तो ये फॉर्मूला काम आ सकता है। और अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेशर और डेंसिटी दी हुई है तो ये फॉर्मूला काम आ सकता है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो वी आर एम एस है वो गैस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप बात करो कि एक मॉलिक्यूल के लिए निकालें या 1 मोल के लिए निकालें या 10 मोल के लिए निकालें, जो वी आर एम एस आएगा वो सेम आएगा। ओके, तो अब इन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, a given sample of ideal gas occupies a volume V at pressure P and absolute temperature is T. The mass of each molecule of gas is m. Which of following gives density? तो हमें यहाँ डेंसिटी का फॉर्म जो है वो पूछा हुआ है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला जो डेंसिटी की फॉर्म में था, दैट इज v इज इक्वल टू √3P/ρ। तो अगर इसे सॉल्व करके डेंसिटी का फॉर्म हम निकालें तो हमें मिलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू 3
पी अपॉन वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वी जो है वो वी आर एम एस स्पीड है। तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? तो वी आर एम एस जो आएगा वो आएगा वी इज इक्वल टू रूट 3 kT अपॉन एम। एम यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का मास है, टी जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर यहाँ पे इस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम इस डेंसिटी वाले फॉर्म में रखें तो वो हमें मिलेगा 3 p अपॉन 3 kT अपॉन स्मॉल है। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पी एम अपॉन के टी। ओके, ऑप्शन बी। ओके, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द आर एम एस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी गिवन बाय। तो हमें फाइंड करना है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी आर एम एस स्पीड जो होगी ऑक्सीजन की वो कितनी होगी। तो देखिए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो है वी आर एम एस, वी इज इक्वल टू रूट 3 RT अपॉन एम। ओके, यहाँ पे एम जो है उसका मोलर मास और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसमें हमें उसे केल्विन में रखना होगा। जो मास है वो यहाँ पे हम केजी में रखेंगे। तो देखिए वैल्यू कैसे रखनी है यहाँ पे 3। ओके, आर की वैल्यू जो है वो 8.314 इंटू जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 273 प्लस 27 अपॉन जो मास है वो, तो ऑक्सीजन के लिए 32 इंटू 10⁻³ ओके, ये आपके पास मास है 1 मोल का। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 483 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो वी आर एम एस रेंज होती है वो ऑक्सीजन के लिए वो इस रेंज की आती है। ओके, तो अगर अगर हम बात करें किसी और गैस के लिए तो मास जो है वो चेंज होगा, बाकी जो प्रोसीजर होगा वो इसी तरीके से रहता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, एट रूम टेम्परेचर the VRMS speed of molecule of certain diatomic gas is found to be 1920 मीटर पर सेकेंड। गैस इज, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो जो गैस होगी वो कौन सी होगी। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, वो होता है V इज इक्वल टू 3 RT/m। ओके, तो अगर यहाँ पे हमें m की वैल्यू पता चलती है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि जो गैस है वो कौन सी हो सकती है। तो हमारे पास m का जो रिलेशन यहाँ से आएगा वो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू 3 RT/v स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो 8.3 रखी है। टेम्परेचर जो है वो बोला हुआ है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो +273, तो यहाँ पे हमने वो रखा वो है 300। ओके, और जो स्पीड है वो हमें दी हुई है 1920। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2 × 10⁻³ ओके, और ये जो मास होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा ए। ओके, तो इसमें अब आगे एक जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है पहले वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, द वी आर एम एस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज वी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज डबल, यानी हमने जो टेम्परेचर है उसको डबल कर दिया, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिजोल्व इनटू ऑक्सीजन एटम, यानी O2 को हमने O में कन्वर्ट कर दिया। तो वी आर एम एस स्पीड चेंज बाय फैक्टर, यानी हमने टेम्परेचर जो है वो डबल कर दिया और उसे डिजोल्व करने का मतलब क्या हुआ, उसका मोलर मास जो है वो हमने हाफ कर दिया। तो हमें पूछा हुआ है कि बताइए जो वेलोसिटी है वो किस फैक्टर से चेंज हुई है। तो देखिए वी आर एम एस जो है वो हमारे पास √3 RT/m।
तो हमारे पास रिलेशन यहाँ पे पता है कि जो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल होगा वो रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा और रूट ऑफ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने टेम्परेचर जो है वो डबल किया है और मास हाफ किया है, तो हमारे पास जो रेशियो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल कंडीशन में, तो ये आपके पास पहली कंडीशन में फैक्टर जो था वो टी और एम रूट पे प्रोपोर्शनल था, और बाद में हमने टेम्परेचर डबल कर दिया, मास हाफ कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन जो है 1/2, यानी आपके पास वेलोसिटी जो है वो इनिशियल कंडीशन की डबल हो गई है, यानी 2 फैक्टर से वो चेंज हो रही है।